वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए आप सभी के लिए जो है सीडीपी का जो है 30 क्वेश्चन का आज से मैंने स्टार्ट किया है सीरीज़। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आप सभी को जो है सीडीपी के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराती रहूँगी, क्योंकि आप सभी जो है कॉन्सेप्ट तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सीटेट को क्रैक करने में। तो आज जो है सीटेट 2022 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछली बार मेरा तो 4 जनवरी को था 2022 में, तो वैसा ही सेम जो है मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि आपको पता चले कि हाँ इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सीटेट पूछता है। तो ये वही है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको एक काम करना है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराती जाऊँ आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। भले से क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप गलत करोगे बट धीरे धीरे आप उससे सीखोगे। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ आपको नोट कर लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो आप ज़रूर लीजिएगा और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। सीडीपी के अलावा आप मुझे बताइएगा कि आप और किस सब्जेक्ट का चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उनको प्रीवियस ईयर नहीं मिल पा रहा है और परचेज करना पड़ेगा, उसमें पैसे भी लगेंगे। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें फ्री में जो है अवेलेबल मैं करा दूँगी। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मैं आपको समझा दूंगी, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और वो आप जो है अपने मन से तो कर नहीं पाएंगे, बट मैं आप सभी के जो है सारे क्वेश्चन हर दिन कराऊंगी और हर दिन ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ईमानदारी से अगर सीटेट क्लियर करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन जो है अपडेट मिलता रहे, नहीं तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि मैंने कौन सा क्लास किस दिन लिया है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं आज का सीडीपी के 30 क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि पेपर 1 के लिए आप सीडीपी कराइए पेपर 2 के लिए। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों की सीडीपी सेम होती है। बस ये होता है कि पेपर 1 की सीडीपी जो है थोड़ी ईजी आती है और पेपर 2 में थोड़ा सा लेंदी होता है। तो मैं आपको सारे मिक्सअप कराऊंगी सीडीपी का, तो वो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा। अलग से कोई नहीं होता है, सीडीपी का कुछ भी नहीं होता है। ये आप जो है सीरीज़ देख लेंगे तो ये आपको पेपर 1 में भी हेल्प करेगा और पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। तो इस वजह से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि पेपर 2 के लिए अलग से होता है, अलग से नहीं होता है। ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, जिसे हिंदी में दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे इंग्लिश भी देख सकते हैं। और पेपर करते टाइम हमेशा याद रखिएगा जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है उस पर फोकस करना है। प्लस जो मेरा शिफ्ट था उसमें क्या हुआ था कि जो हिंदी वाला क्वेश्चन था वो गलत था, बट इंग्लिश वाला क्वेश्चन मुझे सही लग रहा था। तो जब भी ऐसा हो तो एक बार इंग्लिश पढ़िएगा और अगर आपको इंग्लिश वाले के ही हिसाब से आंसर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी का ऑप्शन जो था वो मेरे में गलत था तो मैंने इंग्लिश के हिसाब से आंसर दिया, क्योंकि सीटेट जो है इंग्लिश वाले को ही फाइनल आंसर मानता है। तो चलिए हो गया सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट था आपको बता दिए, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो ये जो है चाइल्ड मतलब कि जो चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट होता है उसका जो है अवधि पूछ रहा है, तो उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, ये होगा। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, मतलब मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिमाण का मतलब क्वांटिटेटिव, मतलब कि जिसे आप माप सकें, केवल वैसा होता है। तो विकास तो आपको पता ही कि हम उसे माप नहीं सकते हैं। ग्रोथ को माप सकते हैं, वृद्धि जिसे बोलते हैं। अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसमें से आप बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। तो इसमें से वही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि धीमी गति से हो नहीं सकता है। केवल परिमाण, केवल अगर कहीं भी केवल आ गया तो वो आंसर गलत होता है। केवल वाले आंसर हमेशा गलत होते हैं। अनियमित भी नहीं हो सकता है। तो बहुस्तरीय होता है, मतलब मल्टी लेयर में होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। अब देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में थोड़े जो टर्म होते हैं ना थोड़े से टफ लगते हैं, इंग्लिश में काफ़ी इजी होता है, तो बहुत से लोग जो इंग्लिश का ही देख के करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें यही होता है कि मैं आपको पहले इसकी थ्योरी बता देती हूँ कि कोई बच्चा है वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो अगर आपका जो उस बच्चे का जो क्लासमेट हो, चाहे आप खुद को ही रख के समझिए कि आप यहाँ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका क्लासमेट या फिर आपके घर में कोई बड़ा हो, वो आपको जो है थोड़ी सी हेल्प कर दे तो आप वो काम जो है कर लेंगे। तो उसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका देखिए, इसमें क्या होगा, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले
प्रदर्शन के मध्य का स्रोत है, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपने आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है क्लासमेट या फिर अपने से बड़े से जो है किसी जो उनके क्लासमेट होते हैं उनकी हेल्प से ही वो सीखते हैं अगर उन्हें कोई काम नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 30 क्वेश्चन, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कम समय में मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, आपको सारी चीज़ें समझा भी दूँ, इस वजह से बीच बीच में थोड़ा बहुत बताती जाऊँगी। अदरवाइज़ आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप सभी के लिए सारा जो है मैं कर रही हूँ कि सो दैट आपका भी जो है सीटेट इस बार अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीन पियाजे से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, इनकी जो है 4 स्टेज हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। तो ये फॉर्मल वाले की बात हो रहा है, फॉर्मल ऑपरेशन में। तो इसमें क्या होता है, तो आपको पता ही है कि जो फॉर्मल स्टेज जो जीन पियाजे ने दिया था उसमें वो हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, मतलब परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो यहीं पे ही हमें आंसर मिल गया कि जीन पियाजे के अनुसार जो 4th स्टेज है उनकी फॉर्मल, उसमें किस चीज़ की बात होती है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्तिक चिंतन करने में समर्थ हैं। इस वजह से आपको ये थ्योरी जो है अच्छे से करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप ये बहुत जल्दी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए ये इसका राइट आंसर है 3 का 1। अब ये आ गया कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो देखिए कोलबर्ग का आपको पता है 3 स्टेज हैं और इसके अंदर हर स्टेज में 2-2 लेवल हैं। तो कितने हो गए, 6 हो गए। 3 स्टेज हैं और 6 लेवल हैं। 3 स्टेज कौन कौन से हैं, तो वो एक है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत एंड तीसरा है उत्तर परंपरागत। और हर स्टेज में जैसा कि पूर्व परंपरागत है उसमें उन्होंने दंड मतलब पनिशमेंट की बात की है, पनिशमेंट ओबीडियंट। फिर दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट। उसके बाद से परंपरागत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की मतलब गुड बॉय गुड गर्ल, ये इसके अंदर है। उसके बाद से जो उत्तर परंपरागत है उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात है, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो अगर आपने ये थ्योरी इनकी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जैसे देखिए इसमें किसकी बात की गई है कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक, मतलब समाज की बात कर रहा है कि वो विश्वास कर रहा है कि सामाजिक प्रणाली को हम सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मतलब पॉजिटिव जो मानवीय संबंध है और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। इसमें समाज की बात हो रही है। तो अगर आपने ये पढ़ा हो तो आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसी में जो है बात किया गया है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, जो कि 3 स्टेज है, उसका पहला लेवल है, इसी में इसकी बात की गई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड गार्डनर के इनकी बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, मल्टी इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही नहीं है। मतलब ये है बुद्धि का प्रकार और ये है अंतः स्थिति अनुपालन संभावना। मतलब कि जैसे कि बहुत टाइप्स की बुद्धि होते हैं, तो उसमें कौन कौन सा काम वो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बहुत अच्छा बहुत सारी लैंग्वेज आपको आता है या फिर बहुत अच्छी मूर्ति आप बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें से सही वाला आपको बताना है। पहला स्थानिक का मतलब स्पेशल, इसको क्या मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। अंतरा व्यक्ति इंट्रापर्सनल, इसको विक्रेता बोलते हैं। भाषिक मूर्तिकार, और चौथा है शारीरिक गति संवेदनता, इसको खिलाड़ी बोलते हैं। तो इसमें आपको बताना है तो इसमें सही वाला कौन सा है। तो देखिए ये तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि शारीरिक गति संवेदनशीलता यही इसका राइट आंसर है। मतलब बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो लोग बहुत ये कुश्ती वगैरह जो बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो कुश्ती करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको एथलीट ही तो बोलते हैं। तो यही इसका राइट आंसर है। और ये लिखा है भाषिक मतलब लिंग्विस्टिक, जो बहुत सारी भाषा बोल सके उसको मूर्तिकार बोलते हैं, इसको बल्कि मूर्तिकार इसको नहीं बोलते हैं। तो ये इसमें गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6,
ले वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की की भी थ्योरी आप जरूर पढ़िएगा, इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने भाषा पर जो है ज़्यादा फोकस किया है, तो ये इसे हमेशा पूछता है क्वेश्चन। और आप इसके अंदर ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने जैसे पियाजे ने जिस चीज़ को बोला है, पियाजे ने तो बोला है कि बच्चे का जो विकास होता है वो स्टेज में होता है, SPCF जो स्टेज है, बट इन्होंने बोला कि बच्चे का जो विकास है वो भाषा से होता है, बट पियाजे ने जो है भाषा पे फोकस नहीं किया है, लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया है। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये राइट होगा। या फिर बच्चे जो हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, इसकी बात तो पियाजे करते हैं। स्कीमा, जहाँ भी स्कीमा आ गया तो स्कीमा भी पियाजे ही इसकी बात करते हैं। और वाइगोस्की ने किसकी बात की है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें भाषा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज एक प्रगतिशील कक्षा मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर होते हैं, उनका मूल्यांकन क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको पॉजिटिव ही रह के सोचना है। इसमें है कि बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप पढ़ा रहे हैं कहीं पर वहाँ पे बच्चों का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें बच्चों की हेल्प होती है, इसमें बोला नहीं है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो हेल्प करता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में, एक बात याद रखिएगा, कभी भी हमको बच्चे के ऊपर टैग नहीं लगाना है कि ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, ये बच्चा जो है बहुत तेज है, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे के अंदर हीन भावना आती है, वो फिर बोलना बंद कर देगा, पढ़ना बंद कर देगा। हमें बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना है, कभी भी किसी भी बच्चे को जो है ऐसे क्लासीफाई नहीं करना है कि ये बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में। तो ऐसे कभी भी ऑप्शन आपको दिखे तो उसे तुरंत गलत कर दीजिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं बोलना है कि ये बहुत सफल है, ये कम सफल है, ये असफल है। और ये देखिए 4 है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। यही इसका राइट है, क्योंकि जब भी आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उसके बारे में आपको बच्चे के बारे में पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपको और अपने टीचिंग जो मेथड है उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है बच्चे के हिसाब से। तो ये इसका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसे हिंदी में दिक्कत हो रही है वो आप यहाँ पर इंग्लिश भी कर सकते हैं। अगर मैं दोनों चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। देखिए जेंडर से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि लड़का लड़की, इसमें भेदभाव जो घरों में पहले किए जाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसका क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये आपको अपने हिसाब से सोच के इसका आंसर देना है। अब मान लीजिए जैसे कोई क्लास है उसमें सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इसमें प्रभावशाली पद्धति पूछ रहा है कि कौन सी पद्धति ऐसी है जिससे आप जो है जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर सकते हैं। तो देखिए लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना है ना कि अस्वीकार। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, ये भी नहीं, क्योंकि आप बस ऐसा नहीं कि एक ही लिंग जैसे लड़कों का अलग बना दीजिए लड़कियों का अलग बना दीजिए, ऐसा नहीं करना है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी होती है आप उसमें जो है मिक्स्ड जो सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स बनाएंगे तो उसमें बच्चों का जो है डिस्कशन है वो भी प्रमोट होगा, मतलब विचार विमर्श जो है वो भी उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश यही करना चाहिए कि मिश्रित करें, ना कि लड़कों को अलग कर दें लड़कियों को अलग कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए जब भी पिछली बार जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें एनसीएफ से और ये जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, बहुभाषिता, इससे रिलेटेड जो है बहुत क्वेश्चन पूछे थे। किसी के शिफ्ट में तो पियाजे के 8 से 9 क्वेश्चन भी आ गए थे। तो आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, ताकि आपका जो है आप पढ़ाई करें खुद से, और यहाँ पर आकर डेली जो है कितना टाइम लगेगा, 30 से आधा घंटा ही लगेगा, तो आप जो है उसमें आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को
ब्लैंक समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अगर कोई बच्चा जो है बहुत सारी लैंग्वेज बोल लेता है, वो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज बोल लेता है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? वो एक गुण और साधन है या वो एक रुकावट है? रुकावट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज बोल रहा है तो इसका मतलब बहुत क्रिएटिव है, वो आगे बहुत अच्छा कर सकता है। एक समस्या है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? एक असिस्टमैटिक इशू, मतलब ये एक मुद्दा है, ये भी नहीं। ये क्या है? एक गुण है, एक साधन है। एक क्या है? ये रिसोर्स है। अगर कोई बच्चा बहुत लैंग्वेज बोल ले रहा है तो ये एक एसेट है, एक रिसोर्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, जो आप स्कूल में पढ़ाते हो तो वहाँ पर आप क्लास में टीचर हो, तो वहाँ पर क्या होगा? टीचर सेंटर्ड होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड? तो वो कक्षा जो है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर, मतलब बच्चों पे फोकस किया जाता है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से पढ़ाएं, आपको हमेशा बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है। तो ये आप बताइए इसमें क्या होगा कि अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। केवल जहाँ भी आ जाए वो गलत है। 2-3 चीज़ें आप मेरी याद रखिएगा। कहीं भी केवल दिया है, केवल कभी नहीं सही होता है। केवल वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। कभी भी बच्चों को हमें वर्गीकृत नहीं करना है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड, यहाँ पर दंड की बात हो रही है और पुरस्कार वो भी उनके व्यवहार को निर्देशित करने के लिए। क्या आप किसी बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए आप उन्हें पुरस्कार या दंड दोगे? ये भी गलत है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि अध्यापक को हमेशा फ्लैक्सिबल होना चाहिए। एंड हर एक बच्चे की जो है अलग होता है एक बच्चे से, तो आपको देखना है कि किस बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई आ रही है। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आप देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि सांस्कृतिक की बात कौन करता है? सामाजिक वो वाइगोस्की ही करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, सामाजिक अधिगम का विकास भी जो है वाइगोस्की ने दिया, इन्होंने भाषा पे फोकस किया है। तो सांस्कृतिक उपकरण का महत्वपूर्ण भूमिका कौन है? तो वो है लेव वाइगोत्स्की। और जीन पियाजे ने, आपको पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। 1 सेकंड में इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हैं। तो देखिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? आंशिक दृष्टि का मतलब पार्शियल साइटेड, जिसे थोड़ा सा कम दिखता हो, उसके लिए जो है आपको नहीं पे फोकस करना है। एग्जाम में बहुत से लोग आते हुए क्वेश्चन इसी वजह से गलत कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें लगता है वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं का मतलब क्या होता है? नहीं का मतलब कि आपको इसमें से गलत वाला बताना है। तो जिसे अगर कम दिख रहा हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे? क्या आप बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें देंगे? तो यस, ये तो देंगे ही। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट वो भी देंगे, मतलब जो 3 डायमेंशनल मैप होते हैं जिसमें उन्हें अच्छे से दिखाई दे। बोलती हुए पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, ये भी हम करेंगे। जो टॉकिंग बुक्स होते हैं, या फिर आप छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट देंगे। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि अगर जिसे दिखने में ही प्रॉब्लम है तो आप उसे छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नहीं पूछा है तो नहीं का मतलब गलत वाला बताना है, और जो गलत है वही सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और हाँ देखिए, मैं सोच रही हूँ कि आज आपको 15 क्वेश्चन ही कराऊंगी, बिकॉज फर्स्ट डे है। तो आपका रिस्पॉन्स मैं देखना चाहती हूँ कि आपको ये सेशन कितना पसंद आ रहा है। ये सारे PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो कि मैं आपको 2011 से लेकर 2021 तक अभी तक जितना हुआ है उतना पूरा कराने की कोशिश करूँगी। बट अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि क्या आप इसके आगे भी जो है ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं। अगर येस तो कमेंट जरूर कीजिएगा, येस लिखिएगा। मैं इससे रिलेटेड जो है CDP हो गया, SST और भी जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हो, हर क्वेश्चन जो है मैं आपको करा दूंगी, सारे क्वेश्चन पेपर। बिकॉज बहुत से लोगों को जो है क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। बट आपको साथ में मेहनत करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, तभी जाकर आप सीटेट में बस इतना ही पढ़ के भी बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ईमानदारी से अगर आप चाहें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगे तो। देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 हो गया। 13, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। देखिए, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो इंक्लूसिव
इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे, बिकॉज इस पे जो है आजकल जो स्कूल है उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमको समावेशी शिक्षा पे। समावेशी शिक्षा का मतलब ही ये यही होता है कि आपको सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। ये नहीं कि अगर कोई बच्चा जो है डिसेबल है या फिर कमज़ोर है तो कमज़ोर वालों को आपने अलग कर दिया, या जो तेज है उसे आपने अलग कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सभी को एक साथ ही पढ़ाना है। तो ये हमेशा मन में रखिएगा, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया है, पृथक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना है। बच्चे पे कभी भी हमको लेबल नहीं लगाना है, टैग नहीं लगाना है, ये भी गलत होगा। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना है, ये भी नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे डिसेबल हो, तेज हो, कमज़ोर हो, आपको किसी को भी अलग अलग स्कूल में ऐसे नहीं बैठाना है पढ़ाने के लिए। 4 है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, कि सभी बच्चों को अधिकार है एक ही स्कूल में एक साथ जो है बैठकर इक्वल एजुकेशन का जो है रेगुलर जो स्कूल होते हैं उसमें पढ़ने का हक है। तो ये इसका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिभाशाली मतलब कि जो क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, जो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। सबसे पहले समझिए, जो प्रतिभाशाली और जो सृजनात्मक मतलब जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उन्हें हमेशा कुछ अलग कुछ टफ काम करने का मन होता है। वो ऐसे सिंपल काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। वो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले नहीं होते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कन्वर्जेंट का मतलब देखिए, जो केवल एक तरह से सोचे, कन्वर्जेंट उसे बोलते हैं। अगर आप कन्वर्जेंट, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई तो अगर आप एक तरफ से सोच रहे हैं तो इसे कन्वर्जेंट बोलते हैं। और डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट जो है वो किसे बोलते हैं, डाइवर्जेंट का मतलब जो कई तरीके से सोच सके। तो ये जो है क्रिएटिव बच्चे ऐसा ही होते हैं, डाइवर्जेंट, वो हर तरीके से सोचते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए पहला है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। मतलब आप टीचर हैं और आपके पास ऐसे बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे। या फिर 2, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग की इसमें बात हो रही है। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उन्हें डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब वैसे टाइप के क्वेश्चन उन्हें ज़्यादा प्रीफर कराना चाहिए। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ये भी नहीं, अगर आप बच्चों को कोई क्वेश्चन दे रहे हो तो पहले ही अगर आपने सारे निर्देश दे दिए तो फिर उन्हें वो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, जो रटने पर बिल्कुल भी नहीं, रोट लर्निंग, कहीं भी रटना आ गया तो आप उसे तुरंत गलत कर दीजिएगा, क्योंकि रटने पे जो है हमें बच्चों को कभी फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें समझने पे करना चाहिए। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा 1, क्योंकि बच्चे जो हैं चैलेंजिंग टास्क एंड जो एक्टिविटीज़, जो कोई भी एक्टिविटी हो बट उसमें जब चैलेंज उन्हें मिलता है तो वो काफ़ी उन्हें मज़ा आता है। तो यही होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। अब देखिए 15, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और आगे के 15 क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा तो उसके हिसाब से ही मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि फर्स्ट डे है इसलिए। देखिए पठन वैफल्य, अब ये देखिए हिंदी में कितना टफ है, वहीं इंग्लिश में अगर आप देखें तो डिसलेक्सिया इसे बोलते हैं। डिसलेक्सिया का मतलब जैसे पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है उसकी आप पहचान, क्लास में आप टीचर हैं तो क्लास में बच्चों की आप कैसे पहचान करेंगे। पहला है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। कभी भी हमको कोई भी बच्चा उसका जो बैकग्राउंड कैसा है उसको देखकर कभी भी हमें जज नहीं करना है। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, यहाँ पर पढ़ने लिखने की बात हो रही है, ना कि शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, यही इसका राइट आंसर होगा। अगर कोई डिसलेक्सिया जिसे दिक्कत हो रही है तो आप देखेंगे कि उसका पढ़ना लिखना जो भी उसका स्किल है उसका एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि हाँ बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई आ रही है। तो ऐसे पहचान होती है, ना कि उसका बैकग्राउंड देखें, उसका शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण देखें, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो ये पेडागोजी जो होती है सीडीपी की बहुत ईजी होती है, इसको बस आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है
कि अगर आप टीचर हैं और आपके पास ऐसे बच्चे हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। ये आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको चाहिए, आप यस ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते होगे कि सीटेट में आप बहुत अच्छे नंबर जो है स्कोर करें, अभी 1 महीना है आपके पास, बट 1 महीना बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 1 महीने में आप प्रैक्टिस कब करोगे, मॉक टेस्ट कब लगाओगे, प्रीवियस ईयर कैसे करोगे। तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है कि डेली आप मेरे साथ बस थोड़ा टाइम, आधा घंटा आपका लगेगा, उतना दे दीजिए, तो आपके PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो मुझे और हिम्मत मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।